अब आपने अजीत की जिंदगी के साथ किस्मत का खेल देखा। जो अजीत अपने घर वालों की प्रार्थना मिन्नत तलक अस्वीकार कर रहे थे, शादी ना करने का संकल्प बना चुके थे, उन्हीं अजीत ने अपनी जिंदगी में शादी करने का फैसला कितनी जल्दी, किस वजह से और किस तरीके से लिया, ये आपके सामने तो आ ही चुका है। यकीनन लोगों की जिंदगियां नसीब लिखा करते हैं, मगर कुछ जिंदगियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें नसीब लिखते नहीं हैं, जिनसे नसीब खेलते हैं। शायद टीम इंडिया की जर्सी नंबर 68 अपने बदन पर पहने हुए टीम इंडिया का वो खिलाड़ी नसीब के ऐसे ही दांव पेचों का शिकार था। यह दास्तान है सचिन रमेश तेंदुलकर के भाई अजीत बालचंद्र अगरकर की। अजीत का बचपन यूं तो तमाम सुख सुविधाओं से युक्त था, मगर 5 बरस में जिस अजीत की मेधा का लोहा समूचा परिवार माना करता था, 5वीं दर्जे तलक आते आते उसी अजीत की मेधा पर सवाल परिवार ही नहीं, आस पड़ोस, समाज, विद्यालय सभी उठा रहे थे। क्योंकि सभी को स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि 5 बरस की उम्र में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाने वाले अजीत का ध्यान अब पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि उसका ध्यान तो गेंद और बल्ले से खेलने में लगा रहता है। मगर चिंता मत करिए, हर दास्तान में माता पिता खेल के विरोध में ही नहीं खड़े होते हैं। अजीत के माता पिता ने जब अजीत 5वीं दर्जे में थे तभी यह फैसला कर लिया था कि उनका बेटा अगर क्रिकेट में आगे जाना चाहता है तो वो अपने बेटे का साथ देंगे, जिसके लिए आवश्यक था किसी अच्छे क्रिकेट मार्गदर्शक का होना। तो बंबई में सबसे मशहूर क्रिकेट आचार्य तो एक ही हुआ करते थे, गुरुदेव रमाकांत आचरेकर, यानी वो द्रोणाचार्य जिसके अर्जुन और एकलव्य हुआ करते थे सचिन रमेश तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे क्रिकेट सितारे। बस तो फिर आचरेकर सर के मार्गदर्शन में आहिस्ता आहिस्ता अजीत के क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। तो यह सफरनामा आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियों के तमाम मकाम पार करता हुआ अंडर 16 नेशनल लेवल स्कूल चैंपियनशिप तक जा पहुंचा, जहां इसी अजीत ने अपने बल्ले से 13 शतक जड़कर नेशनल स्कूल लेवल चैंपियनशिप के इतिहास में अपना नाम अंकित करा लिया। अंडर 16 में ही किसी खिलाड़ी के बल्ले का ऐसा दम देखकर बंबई क्रिकेट एसोसिएशन के कई अधिकारियों के कान खड़े हो गए थे। अंडर 17 में भी अजीत का जलवा कायम रहा, अंडर 19 में भी अजीत का जलवा कायम रहा, मगर टीम में सिलेक्शन नहीं मुमकिन हो पा रहा था। तो अजीत यूं ही एक दफा अपने सीनियर खिलाड़ियों से इस बाबत मशवरा कर रहे थे, तो उनकी क्लब टीम के कप्तान ने उन्हें एक सलाह दी कि बतौर बल्लेबाज टीम में बहुत अधिक कंपटीशन है, एक काम करो, तुम बॉलिंग भी करा लेते हो ना, थोड़ा बॉलिंग पे भी ध्यान दे दो, एक ऑलराउंडर बन जाओगे तो शायद टीम में सिलेक्शन और पक्का हो जाएगा। अजीत को बात जम गई। अब अजीत बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी का भी अभ्यास करने लगे। इसी बीच एक दिन अजीत के घर पर एक पत्र आता है। पत्र में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर अजीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मगर जमीन खिसकने के बाद अजीत पाताल में नहीं समाये, बल्कि आसमानों की सैर करने लगे, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था कि अजीत को कांगा लीग में खेलने का मौका मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कांगा लीग में ऐसा क्या खास है? भाई बंबई की लोकल क्रिकेट टीम का एक टूर्नामेंट है। नहीं 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 नहीं, पत्र में लिखा था कि इस बार की कांगा लीग में सचिन रमेश तेंदुलकर भी खेलने आ रहे हैं। अजीत पूरी तरह से तैयार होकर कांगा लीग में खेलने के लिए उतरे तो सचिन रमेश तेंदुलकर को गेंदबाजी कराने का अवसर भी मिल गया और सचिन रमेश तेंदुलकर की टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करने का अवसर भी मिला। मैच खत्म हुआ। खत्म होने के बाद तेंदुलकर ने अजीत की टीम के कप्तान को अपने पास बुलाया और बोले कि वो एक लड़का था तुम्हारे यहाँ जो बॉलिंग भी कराता था, बैटिंग भी करता था। कप्तान ने कहा जी जी अजीत है, आओ अजीत आओ। अजीत सामने आए, तेंदुलकर के पांव छुए तो तेंदुलकर ने अजीत का कंधा पकड़ के कहा, बल्लेबाजी से ज्यादा ध्यान गेंदबाजी में दो, गेंदबाजी में ध्यान दोगे तो आगे जा सकते हो। माने जिस खिलाड़ी ने अब तक की पूरी जिंदगी में बल्लेबाजी सीखी थी, अभी 6 महीने साल से गेंदबाजी करा रहा था, उसे असल में गेंदबाजी में ही ध्यान देना चाहिए, ऐसी सलाह क्रिकेट का भगवान दे रहा था। तो इसे नसीब का खेल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि अपनी जिंदगी के 20 बरस बल्लेबाजी में खपा चुके एक खिलाड़ी को अब जाके इल्हाम हो रहा है कि नहीं नहीं उसे तो गेंदबाजी करनी चाहिए थी। मगर अब क्रिकेट के भगवान की सलाह थी तो टाले ही कौन। अजीत दोबारा से अपनी गेंदबाजी को धार देने में लग गए और वो बाबा तुलसी कही गए हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान।
तो अभी 6 महीने 1 बरस पहले से ही गेंदबाजी का अभ्यास शुरू किए हुए अजीत ने देखते ही देखते गेंदबाजी में अपनी धार और रफ्तार दोनों हासिल कर ली। बल्लेबाजी करना जानते ही थे तो यह उनके लिए एक एज सरीखा हो गया। मगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण अजीत ने अपनी गेंदबाजी के बूते ही किया। बतौर तेज गेंदबाज अजीत का सिलेक्शन किया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला कोच्चि वनडे बना अजीत का डेब्यू वनडे मैच, जिस मैच में अजीत ने 4 विकेट भी अपने नाम किए और देखते ही देखते आने वाले दर्जन भर मैचेस में लगातार विकेट अपने नाम करते हुए अजीत ने एक विश्व रिकॉर्ड भी बना डाला। आहिस्ता आहिस्ता अजीत की गेंदबाजी का लोहा तो समूची भारतीय टीम मानने ही लगी थी, मगर अभी अजीत के बल्ले का जौहर देखना तो बाकी ही था। बरस आता है 2000 और एक वनडे मैच के दौरान अजीत ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए महज 21 गेंद में अर्धशतक ठोककर विश्व रिकॉर्ड बना डाला। वनडे क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तब भी अजीत के नाम था और अब भी अजीत के नाम है। आहिस्ता आहिस्ता टीम इंडिया के भीतर अजीत की जगह भी पक्की होती जा रही थी और हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों के दिल में भी अजीत के लिए जगह पक्की होती जा रही थी। अब जब देश दुनिया में अजीत का नाम हो रहा था तो घर वालों ने भी अजीत का नाम रटना शुरू कर दिया, एक खास वजह से। वजह थी अजीत की शादी। मगर अजीत ने घर वालों का यह विनम्र प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया और कहा शादी करनी ही नहीं है मुझे, जब करनी होगी तो बता दूंगा, मगर 10-15 बरस तो सोचना भी मत, अभी शादी करने ही नहीं वाला हूं। घर वालों ने खूब मिन्नतें की, डांटा फटकारा भी, समझाइश भी दी, मगर अजीत टस से मस नहीं हुए। मगर तभी अजीत का नसीब दोबारा अजीत की जिंदगी के साथ खेल खेलता है। खेल क्या खेलता है? अजीत को निमंत्रण भेजता है। किसका? अजीत की दोस्त की शादी का। अजीत अपने दोस्त की शादी में गए थे, जिस शादी में अजीत की मुलाकात अपने दोस्त की बहन से हो गई। नाम था फातिमा। अब यूं तो यह महज एक फौरी मुलाकात सी थी, मगर इस एक औपचारिक मुलाकात में दोनों की नजरों ने एक दूसरे के लिए कुछ अनौपचारिक सा महसूस कर लिया था। मानो लब कुछ अलग ही बातें कह रहे थे और नजरों ही नजरों में मुलाकातें कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता नजरों की ये मुलाकातें असल की मुलाकातों में तब्दील हुई, मुलाकातें बातों में तब्दील हुई और बातों ही बातों में कब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे ये दोनों को यकीन ही ना हुआ। बरस 2002 आ चुका था। अजीत का डंका टीम इंडिया ही नहीं विश्व क्रिकेट में बज रहा था, मगर अजीत को तो इंतजार था उस घड़ी का जब फातिमा और वो मिलकर ये तय करें कि वो अपनी शादी का डंका अपने अपने घर में पीट दें। क्योंकि अभी इन दोनों ने ये नहीं तय किया था कि अपने अपने घर वालों को अपने इस इश्क के बारे में जानकारी मुहैया करा दी जाए। वजह थी दोनों के परिवार वालों के बीच विवाद, या यूं कह लें दोनों का नाम, क्योंकि दोनों के नाम में ही छिपा हुआ था इन दोनों परिवारों के बीच विवाद। अजीत का नाम था अजीत भालचंद्र अगरकर और उनकी महबूबा का नाम था फातिमा। कुछ समझ आया? हिंदुस्तान के भीतर एक मराठी ब्राह्मण युवक और एक मुस्लिम युवती के बीच प्रेम प्रसंग हो और वो विवाद की वजह ना बने, उसकी सुर्खियां ना बने, ऐसा भला हो सकता है? दोनों के परिवार वालों ने दोनों को स्वीकार करने से मना कर दिया। ना अजीत के परिवार वाले फातिमा को स्वीकार कर रहे थे, ना फातिमा के परिवार वाले अजीत को। मगर अजीत उस मिट्टी के नहीं थे कि वो पहले अपने घर वालों के पीछे पीछे भागे कि नहीं भाई मान जाइए मान जाइए मान जाइए, फिर फातिमा को लाएं, फातिमा को स्वीकार कराएं, फिर फातिमा अपने घर में अजीत को स्वीकार कराएं और इन तमाम प्रक्रमों में 1 दशक गुजर जाए। अजीत और फातिमा ने तय कर लिया था ये उनका जीवन है, फैसला भी उन्हीं का होगा। तो बरस 2002 में इन दोनों ने शादी कर ली। फिर घर वालों का क्या था? मानना ही पड़ा, मान ही गए। अब आपने अजीत की जिंदगी के साथ किस्मत का खेल देखा। जो अजीत अपने घर वालों की प्रार्थना मिन्नत तलक अस्वीकार कर रहे थे, शादी ना करने का संकल्प बना चुके थे, उन्हीं अजीत ने अपनी जिंदगी में शादी करने का फैसला कितनी जल्दी, किस वजह से और किस तरीके से लिया, ये आपके सामने तो आ ही चुका है। ये अजीत का नसीब था जो अजीत के साथ ना जाने कैसे कैसे खेल खेल रहा था। एक खेल तो अजीत के साथ घटने वाला था उनके क्रिकेट के खेल के दौरान ही। माने जिस दिन से अजीत ने 21 गेंदों में 50 ठोका था, उस दिन से अजीत की गिनती पेशेवर बल्लेबाज के तौर पे की जाने लगी थी। अजीत को भी ऐसा ही लगता था।
मगर अजीत का नसीब, वो तो अजीत के साथ खेल करके ही रहेगा। तो अजीत के साथ एक खेला हो गया 2001 में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। 5 टेस्ट मैच में अनवरत लगातार 0 पे आउट होने का विश्व रिकॉर्ड बनाकर आए अजीत साहब, लगातार 0 पे आउट। फिर आता है 2003 का क्रिकेट विश्व कप और सौरभ की सेना तैयार होती है अफ्रीका फतेह के लिए। तो उस सेना के हरावल दस्ते में जहीर और जवागल के साथ अजीत भी शुमार होते हैं। और 2003 के क्रिकेट विश्व कप में भारत को जो सफलताएं मिली, उन सफलताओं में अजीत अगरकर का भी एक महनीय योगदान था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं, वक्त गुजरता जाता है, मैचेस दर मैचेस अजीत खेलते जाते हैं। 2004-05 आते आते जहीर जवागल की जोड़ी से जवागल लगभग गायब हो चुके थे और जहीर के साथ अजीत ही टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज के तौर पर नजर आते थे। 2005-06 आते आते तो वो दौर आ चुका था जब अजीत अगरकर के बिना टीम इंडिया की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मगर अजीत का नसीब एक दफा फिर अजीत के साथ खेला करने वाला था। एक रोज रनअप तेज भागने के चक्कर में अजीत अपने टखने चोटिल कर बैठे और फिर इसके बाद तो अजीत की जिंदगी में चोटों का वो सिलसिला शुरू हुआ। माने एक चोट से उबरते तो दूसरी लगती, दूसरे से उबरते तो तीसरी लगती। चोटों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। मगर अजीत भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। आहिस्ता 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 ही सही धैर्य के साथ इन चोटों पर काबू भी पाया और दोबारा गेंद में रफ्तार हासिल कर टीम इंडिया में दोबारा जगह भी पक्की की जब टीम इंडिया 2007 के क्रिकेट विश्व कप के लिए रवाना होने वाली थी। मगर नसीब ने यहां भी खेला कर दिया। 2007 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने जो अपनी भद्द पिटवाई थी, उस भद्द के पिटने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े खिलाड़ियों पर अपने चाबुक कसने शुरू कर दिए। और किस्मत का खेल देखिए कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। यानी टीम इंडिया के जिन कई बड़े खिलाड़ियों पर बीसीसीआई ने अपने चाबुक चलाए थे, उन खिलाड़ियों की कतार में नाम शुमार हो गया अजीत अगरकर का भी। तो 2007 के क्रिकेट विश्व कप के बाद बीसीसीआई की ओर से अजीत अगरकर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और यही वो मौका था जब इरफान पठान के साथ एक नए जोड़ीदार के तौर पर 2 नाम बहुत तेजी से उभरे, प्रवीण कुमार और मुनाफ पटेल। ये वो दौर था जब अचानक से भारतीय टीम में तेज गेंदबाजों की बाढ़ सी आ गई थी। इरफान पठान, मुनाफ पटेल, प्रवीण कुमार, एस श्रीसंत, रुद्र प्रताप सिंह, माने कतार लगी हुई थी। बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि 3-3 तेज गेंदबाज खेल रहे हैं और 3-3 तेज गेंदबाज बेंच पे बैठे हुए हैं। तो विकल्प बहुत सारे हो गए थे और ये नए विकल्प युवा तेज गेंदबाजों के थे जिनके पास रफ्तार थी, जो चोटिल नहीं थे, गेंदबाजी में धार थी, नए थे। तो विरोधी टीमों को समझने का अवसर भी नहीं मिला हुआ था। 2008 का विश्व कप दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तो बीसीसीआई ने कोई रिस्क ना लेते हुए अगरकर को टीम से बाहर ही रखा। तो आहिस्ता 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 ही सही 2008-2009 आते आते अजीत अगरकर के लिए टीम इंडिया के दरवाजे स्वतः ही बंद होने लगे थे, क्योंकि नए गेंदबाजों के विकल्प इतने आ चुके थे और बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन युवा तेज गेंदबाजों के बाड़े को पार करके टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाना अपने आप में लगभग असंभव हो चुका था। मौके की नजाकत भांपते हुए अजीत को भी यही लगा कि यह दौर युवाओं का है, तो अब उनकी जगह उन्हीं को मुबारक। और 2010 में अजीत ने भारतीय क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। मगर अब अजीत का नसीब इतना भी खोटा थोड़ी था कि अजीत के साथ केवल बुरा ही बुरा करेगा। 2020 तक जिस खिलाड़ी का कोई नाम लेवा नहीं था, वो 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त हो जाएगा। यह भी तो किसी ने नहीं सोचा था। अजीत अगरकर वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हैं और अभी से नहीं, बीते 1.5 बरस से हैं। चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अजीत अगरकर की ही नियुक्ति की गई थी। 2023 के क्रिकेट विश्व कप के लिए जो टीम चुनी गई थी वो भी अगरकर नहीं चुनी थी और आगामी T20 विश्व कप के लिए जो टीम चुनी जा रही है उसकी जिम्मेदारी भी अजीत अगरकर के कंधों पर ही है। देखना दिलचस्प होगा अगरकर अपनी ये जिम्मेदारी कितनी बेहतरी से निभाते हैं। फिलहाल आज की हमारी ये दास्तान तो यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी दास्तान? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।